तो चलिए शुरू करते हैं पुष्पीय पादपों की शारीरिकी यानी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इस बेहद दिलचस्प सेशन में स्वागत है। सच कहें तो ये विषय कोई बोरिंग थ्योरी या सिर्फ एक साधारण चैप्टर नहीं है। इसे एक विशाल जीवित इमारत के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को समझने जैसा मानिए। बोर्ड और नीट एग्जाम की तैयारी के लिए ये जानना बहुत ही रोमांचक है कि बाहर से बिल्कुल शांत और सीधा साधा दिखने वाला एक पौधा अंदर से आखिर कितना कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब सबसे पहले एनाटॉमी शब्द को समझते हैं। इसका असली मतलब ही है चीज़ों को गहराई से अंदर से देखना। जब किसी पौधे के हिस्से, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, उसे काटकर उसके अंदर की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, बस उसी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। बाहरी बनावट को देखना तो मॉर्फोलॉजी है, लेकिन असली जादुई कहानी तो सतह के काफी नीचे कोशिकाओं यानी सेल्स के स्तर पर छुपी होती है। आज के इस एग्जाम फोकस्ड डिस्कशन का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत प्लांट एनाटॉमी के परिचय से होगी, फिर मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज को समझेंगे। इसके बाद 3 प्रमुख टिश्यू सिस्टम्स पर बात करेंगे और अंत में जड़ों, तनों और पत्तियों के डाइकॉट और मोनोकॉट फ्लोर प्लांट्स की बहुत ही बारीकी से तुलना करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे सेक्शन 1 में चलते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो पूरे पौधे की नींव रखते हैं। इन क्लासिक हैंड रिटन नोट्स के कंसेप्ट पर जरा गौर करते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से ये बताते हैं कि पौधे के पास असल में 2 मुख्य प्रकार के टिश्यूज होते हैं। एक तरफ वो बहुत ही एक्टिव और युवा कोशिकाएं हैं जो बिना रुके लगातार डिवाइड होती रहती हैं, जिन्हें मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है। और दूसरी तरफ जब यही कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, अपना काम तय कर लेती हैं और डिवाइड होना बंद कर देती हैं, तो वे परमानेंट टिश्यूज में बदल जाती हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज असल में प्लांट के ग्रोथ इंजन की तरह काम करते हैं। इनमें बहुत ही डेंस यानी सघन साइटोप्लाज्म होता है और ये युवा कोशिकाएं पौधे की प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होती हैं। लेकिन जैसे ही ये कोशिकाएं पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं, तो वे परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेती हैं। परमानेंट होने के बाद इन कोशिकाओं का एक बहुत ही स्पेसिफिक काम होता है, जैसे सपोर्ट देना या ट्रांसपोर्टेशन करना, और इसलिए ये अपना डिवीजन हमेशा के लिए बंद कर देती हैं। और अब बात करते हैं पौधे के प्लम्बिंग सिस्टम की। एग्जाम्स के नज़रिए से ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। पानी को ऊपर ले जाने वाला जाइलम ज़्यादातर मृत यानी डेड कोशिकाओं का बना होता है। इसमें ट्रैकीड्स, वेसल्स और फाइबर्स आते हैं, और मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित होता है। वहीं दूसरी ओर खाना ट्रांसपोर्ट करने वाला फ्लोएम ज़्यादातर जीवित यानी लिविंग कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें केवल फ्लोएम फाइबर्स ही डेड होते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे एग्जामिनर्स बार बार घुमा फिरा कर पूछते हैं। चलिए, अब तक हमने इन अलग अलग प्रकार की ईंटों को तो समझ लिया। अब फोकस शिफ्ट करते हैं सेक्शन 2 की ओर, 3 टिश्यू सिस्टम्स। देखते हैं कि ये ईंटें मिलकर सिस्टम कैसे बनाती हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को एक घर की तरह इमेजिन करना सबसे आसान है। एपिडर्मल सिस्टम घर की सबसे बाहरी दीवार और सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो पौधे को बाहरी खतरों से बचाता है और पानी को उड़ने से रोकता है। वैस्कुलर सिस्टम घर की इंटरनल प्लम्बिंग है, यानी जाइलम और फ्लोएम, जिनका काम पानी और भोजन पहुंचाना है। और इन दोनों के अलावा जो कुछ भी बचता है, वो सब कुछ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का हिस्सा है। ये वो बची हुई जगह है जो स्टोरेज, सपोर्ट और फोटोसिंथेसिस जैसे सारे जरूरी काम संभालती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। आखिर ये एक जैसे टिश्यूज पौधे के अलग अलग अंगों में यानी जड़ों में, तनों में और पत्तियों में अपना अरेंजमेंट और काम करने का तरीका कैसे बदल लेते हैं? इसे समझने के लिए चलिए सबसे पहले जमीन के नीचे चलते हैं। सेक्शन 3, जड़ें यानी डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स का आमना सामना। जड़ों के अंदर एक रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडिया पर बैठे होते हैं। और एग्जाम में सबसे ज्यादा घुमाने वाला सवाल जाइलम के ओरिएंटेशन से आता है। याद रखिएगा, रूट्स में हमेशा एक्सार्क अरेंजमेंट होता है, जहां प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन याद है? उस पर्चे पर सबसे ऊपर RX लिखा होता है। बस R से रूट और X से एक्सार्क। इस छोटी सी ट्रिक से सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। जमीन के नीचे का आर्किटेक्चर समझने के बाद अब ऊपर तने की ओर बढ़ते हैं।
सेक्शन 4 तने, डाइकॉट बनाम मोनोकॉट। यही वो हिस्सा है जो ये तय करता है कि पौधा एक पतला सा डंठल बनकर रह जाएगा या एक विशालकाय मोटी छाल वाला पेड़ बनेगा। अगर सूरजमुखी जैसे डाइकॉट स्टेम्स को देखें तो वहाँ वैस्कुलर बंडल्स एक बहुत ही खूबसूरत और साफ रिंग में लगे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनमें कैम्बियम मौजूद होता है जो पौधे की मोटाई यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ मक्के जैसे मोनोकॉट स्टेम्स में ये बंडल्स पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिना किसी ऑर्डर के बिखरे या स्कैटर्ड रहते हैं और इनमें कोई कैम्बियम नहीं होता। और हाँ, तनों में जाइलम का अरेंजमेंट एंड डार्क होता है। इसे भी आसानी से याद रखा जा सकता है, बस स्टडी यानी STUDY शब्द सोचिए, ST से स्टेम और D से एंड डार्क। तने के बाद चलिए फाइनली पौधे के सोलर पैनल्स यानी पत्तियों का विश्लेषण करते हैं सेक्शन 5 में। पत्तियां, डाइकॉट बनाम मोनोकॉट। पत्तियों के मामले में सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि जो बाहर का स्वरूप है वही अंदर की एनाटॉमी को तय करता है। डाइकॉट पत्तियों में एक जाल जैसा या रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्योंकि बीच की मुख्य नस मोटी और बाकी नसें पतली होती हैं, इसलिए उनके अंदर के वैस्कुलर बंडल्स का आकार भी नसों की मोटाई के हिसाब से अलग अलग ही होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट मोनोकॉट पत्तियों में नसें एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर होती हैं, इसीलिए उनके सारे वैस्कुलर बंडल्स का साइज लगभग एक जैसा ही होता है। इन सभी शानदार और परफेक्ट सेल्यूलर डिजाइन्स को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल मन में आना लाजमी है। यदि ये प्लांट आर्किटेक्चर आज के वातावरण के लिए इतना ज्यादा परफेक्ट और अनुकूलित है, तो भविष्य की एक्सट्रीम और बदलती जलवायु का सामना करने के लिए ये ब्लूप्रिंट खुद को कैसे इवॉल्व करेगा? एनाटॉमी सिर्फ किताबों में लिखे स्थिर तथ्यों को रटने का नाम नहीं है, ये एक लगातार बदलता, डायनामिक और जीवित विज्ञान है। इस रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के सेक्सप्लेनियर को यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और प्रकृति के इन बेहतरीन आर्किटेक्चरल डिजाइन्स पर विचार करते रहिए। Thank you so much for visiting my YouTube channel and my unofficial biology on Facebook page. Thank you.